रॉबर्ट लुई स्टीवनसन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, कीप योर फियर्स टू योर सेल्फ। योर फियर्स यानी कि आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर मत करें, वरना होगा ये कि लोग आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़, आपकी जो वीकनेस है, आपके जो दुख हैं, आपके जो दर्द हैं, मार्केट में आप उसको बेचने के लिए जाएंगे तो लोग आपसे सिर्फ सौदा ही करेंगे, और ये सौदा जो है वो आपके हित में बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर ना करें। हाँ, उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई लव्ड वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा, समझेगा और इस व्यक्ति से मुझे कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, देन डेफिनेटली शेयर योर फियर्स विद देम। लेकिन इन जनरल मार्केट में या फिर इन जनरल सोसाइटी में अपनी वीकनेसेस, अपने फियर्स को शेयर ना करें। अगर आपको शेयर करना ही है तो शेयर योर पॉजिटिविटी, शेयर योर करेज विद अदर्स। आज 13 अगस्त 2021 है, दिन है फ्राइडे। डियर फ्रेंड्स, अब आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ज्वाइन बटन। जब आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, यू विल लैंड अपॉन दिस पेज। एक छोटी सी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके आप स्टडी आईक्यू के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बदले में आपको लॉयल्टी बैजेस भी मिलेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। हाउस रिपेयर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट एडजर्न साइने डाई, यानी कि मॉनसून सेशन जो है ये अब ख़त्म हो गया है, इसका एंड आ चुका है। राज्यसभा में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही अगली सिनारियो हमें देखने को मिला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मार्शल्स यानी कि वे लोग जो वहाँ पर सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कि सफारी सूट में वो लोग आगे पीछे चलते रहते हैं। तो ये जो मार्शल्स हैं, मार्शल्स और एमपीज़ के बीच में एक बहुत ही अगली सीन हमें देखने को मिला। धक्का मुक्की हुई और कुछ एमपीज़ को बाहर भी निकालना पड़ा। क्या ये बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे वो किसी भी पार्टी के एमपी क्यों ना हो? पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, उसको किसी ना किसी व्यक्ति ने, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उनको वोट दिया है, और इसलिए वो वहां पर हैं। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, टेक्निकली जेन्यूनली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स वो देश के सबसे टॉप मंदिर यानी कि पार्लियामेंट में रखें, और ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो वहाँ से निकालें और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको अच्छी बनाएं। तो हर एक एमपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, चाहे वो अपोजिशन के हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। ये 4th एज अ कॉन्सिक्यूटिव सेशन है हमारी पार्लियामेंट का, जो शेड्यूल से पहले बंद हो गया। हमने ये भी देखा कि कोविड के टाइम पर पार्लियामेंट जो है वो अपना बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पाई थी, और जितने भी चांस मिले उसके बाद तो हमें देखने को मिलता है कि सेशन जो है वो समय से पहले ख़त्म हो जाता है। हमारे देश में हम जानते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर पूरा साल, या फिर लेट्स से पूरा साल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक साल में से 9 महीने तक पार्लियामेंट सेशन में रहें तो भी हमारे देश के प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इतने सारे इश्यूज जो हैं वो देश के सामने हैं। लेकिन इतने लंबे समय के लिए तो पार्लियामेंट जो है वो बैठती नहीं है। तो जो भी वक्त हमारे पास होता है, उस वक्त का क्या किया जाना चाहिए, उस वक्त का सदुपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ वेरी सैड। द पार्लियामेंट फंक्शनड फॉर लेस देन ए क्वार्टर ऑफ द एलोकेटेड टाइम। पीआरएस लेजिस्लेटिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो
पार्लियामेंट के साथ जुड़े हुए और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स और आंकड़े जो हैं वो देश के सामने रखती हैं। तो पीआरएस का कहना ये है कि पार्लियामेंट को जितना फंक्शन करना चाहिए था, जितना वक्त उसको दिया गया था, उसका क्वार्टर यानी कि 25% से भी कम वक्त जो हैं वो पार्लियामेंट ने प्रॉपरली फंक्शन किया है। तो बाकी का जो अप्रोक्स 75% टाइम है ये टोटली वेस्ट हो गया। हम बहुत सारे कोर्ट्स में पढ़ते हैं, इज़न्ट इट, टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ समथिंग दैट यू कैनॉट बाय। जो वक्त आपके पास है उसका अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो वक्त चला जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं, देश के ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी वक्त पार्लियामेंट को मिला है उसका 100% सदुपयोग करें। इसमें हमें एक प्रिसीजन और परफेक्शन लाने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम्स के पीछे कुछ रीजंस हैं। उसमें से एक रीज़न ये है कि इन इंडिया द स्पीकर्स पोस्ट कम्स विद इनॉर्मस डिस्क्रिशनरी पावर विच इज़ द सोर्स ऑफ सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। उसका जन्म इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में जो लोकसभा है उसके जो स्पीकर हैं उसके कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं। डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि उनको जो सही लगता है वो चीज़ सही है, उनको जो ठीक लगता है कि इस मौके के ऊपर ये करना चाहिए। तो ऐसे कुछ अनरिटन पावर्स जो हैं वो स्पीकर को दिए गए हैं। और बार बार हमने देखा है कि जो भी पार्टी, ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी जो होती हैं या फिर गवर्नमेंट जो होती है, तो उसका ही एक व्यक्ति जो है उसको स्पीकर बनाया जाता है। स्पीकर की अपॉइंटमेंट जो है या फिर इलेक्शन होता है और जितने ज़्यादा वोट एक व्यक्ति को मिलते हैं फिर वो स्पीकर बन जाता है। तो ऑफ कोर्स आपकी सरकार है यानी कि आपके पास ज़्यादा एमपीज़ का सपोर्ट है, ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो आपका ही व्यक्ति जो है वो स्पीकर बन जाएगा। लेकिन हमने ऐसे स्पीकर्स भी देखे हैं जो काफ़ी इम्पार्शियल तरीके से किसी भी भेदभाव के बिना भी काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो एक पॉलिटिकल टच जो है वो भी देखने को मिलता है। और ओपोजिशन पार्टी को हमेशा यही लगता है कि स्पीकर जो है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के फेवर में कर रहे हैं, हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, वो इतना अच्छी तरीके से न्याय नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। There is a case to reduce speaker's discretion in areas such as an adjournment motion which deals with matters of urgent public importance. Adjournment motion जो होते हैं वो कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा इश्यू, कोई भी ऐसा मुद्दा जो अर्जेंटली उसको सुनने की आवश्यकता है या फिर अर्जेंटली उसके ऊपर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए, तो ऐसे कुछ मुद्दों को सिलेक्ट करने के लिए स्पीकर के पास एक्स्ट्रा पावर्स होने चाहिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज्ड कर देने की आवश्यकता है। यानी कि बाकी की चीज़ों में क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लिखे जाए, क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। A shift to a more rule-based approach here will minimize the incentive for the opposition to resort to disruption. जब ये सारे rules and regulations हम discretion power जो है वो limited कर देंगे या फिर कुछ ही topics के लिए limited करेंगे, तो opposition के पास भी ऐसा कोई बहाना नहीं रहेगा। and hopefully opposition जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पार्लियामेंट में behave करेगी। The other issue is the lack of adequate debate that results in poor quality legislation. मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये मेरा खुद का एक विचार है, लेकिन मैं ये समझने में थोड़ा नाकामयाब रहता हूँ कि अब वो ट्रेंड जो है वो चला गया है कि ओपोजिशन जो है वो वेल में आ जाए। वेल यानी कि अपनी सीटें छोड़कर एमपीज़ जो हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, हल्ला मचाते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आज के ज़माने में लोगों को ये भी पसंद नहीं है। ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ चुकी है। पहला ऐसा वक्त था कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो टेलीविज़न बहुत ही कम लोगों के घर में था, तो बहुत ही कम लोग ये सारी चीज़ें देख पाते थे या फिर न्यूज़ में ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अब आप लाइव सारी चीज़ें देख सकते हैं और आपकी क्लिपिंग्स जो हैं वो पूरे दिन न्यूज़ में चलती रहती हैं। तो जब ये चीज़ हम देखते हैं तो हमें भी शर्म आती है कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। आपने शायद जापान का एक एग्जाम्पल सुना होगा कि जापान में हड़ताल जो है वो एक अलग प्रकार से की जाती है। हमारे देश में जब भी हड़तालें होती हैं तो क्या होता है कि मज़दूर जो है वो काम पर नहीं जाते और फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाती है। तो फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान होता है और फैक्ट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और फिर मैनेजमेंट कोई सॉल्यूशन निकालने के ऊपर मजबूर हो जाती है। लेकिन जापान जो है वो क्या करते हैं पता है? जापान की एक जूते बनाने वाली कंपनी ने ये किया कि
लोग जब हड़ताल पर उतरे तब उन्होंने जो दो जूते हैं राइट एंड लेफ़्ट, तो उसमें से उन्होंने सिर्फ लेफ़्ट या फिर कोई राइट, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सा बनाया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने लेफ़्ट वाला जूता ही बनाया और राइट वाला जूता बनाया ही नहीं। तो हुआ ये कि फैक्ट्री जो है वो चलती रही, प्रोडक्शन जो है वो चलता रहा, लेकिन जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो इस चीज़ ने भी मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया। मैनेजमेंट को इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मज़दूरों की बात जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंच गई। और फिर जब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई तो लेट्स से कि उन्होंने 1 लाख लेफ़्ट जूते बनाए थे, तो फिर उसी 1 लाख लेफ़्ट जूते के राइट जो पैर, राइट फुट जो है वो भी उन्होंने बना लिया और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। सारी चीज़ें विन विन हो गई, किसी को इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। तो क्या ये चीज़ हम पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते कि क्या पार्लियामेंट को रोक देने से कोई सॉल्यूशन निकलता है? द आंसर इज़ नो। द बेस्ट थिंग इज़ कि गवर्नमेंट को टेक्निकल, गवर्नमेंट को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाए। जो भी गवर्नमेंट कहना चाहती है उसको आराम से सुने, ताकि पूरा देश गवर्नमेंट की आवाज़ को सुन पाए। और जब गवर्नमेंट की आवाज़ लोग सुनेंगे और जब उस चीज़ में ओपोजिशन जो है वो कोई फॉल्ट्स निकालेगी, अगर जेन्युइनली कोई खामी है और वो खामी देश के सामने रखेगी, तो लोगों का विश्वास जो है वो ओपोजिशन पार्टी के प्रति बढ़ेगा, इज़न्ट इट? लेकिन होता ये भी है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चली जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज़ ए रियलिटी। मैनेजमेंट की स्टडीज़ अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनका जब नुकसान स्टार्ट हो जाता है तो एक लंबे वक्त के बाद उनको पता चलता है, और फिर जो चेंज है, जो बदलाव है, वो भी फटाफट नहीं आता। एक छोटी सी कंपनी जो है वो एक छोटी बोट की तरह है, वो कहीं पर भी जा सकती है। एक बड़ी सी कंपनी जो है एक बड़े जहाज़ की तरह है, उसको टर्न अगर लेना है तो इट हैज़ टू मेक ए वेरी बिग सर्कल। तो सेम थिंग हैपन्स विद पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। लेकिन ये बदलाव जो है ये देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यही एक्सपेक्ट करती है कि ये लोग चिल्लाएंगे और डिसरप्शन क्रिएट करेंगे। नहीं, लेकिन आप शांति से उनको सुने तो दैट विल क्रिएट ए शॉक एज वेल। गवर्नमेंट भी आश्चर्यचकित हो जाएगी कि अब ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो काफ़ी टेक्निकल सवाल पूछ रही हैं, और जो भी चीज़ हमने की है और उसमें जो भी खामियां हैं तो वो देश के सामने रख रही हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर और ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। और अगर फिर वो चीज़ नहीं कर पाते तो फिर ओपोजिशन जो है वो देश के सामने ये बात रख सकती है कि गवर्नमेंट ने ये कहा था, उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन वो ये वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाए। ये रही वीडियो क्लिपिंग, ये रही डेट जब सरकार के इस व्यक्ति ने ये कहा था और आज देखिए सरकार ने ये नहीं किया। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, इज़न्ट इट? आप सोचिएगा इसके बारे में। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ माई थॉट। दी ओपोजिशन अपियर टू बी इन ए डिस्ट्रप्टिव मोड। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जब ये पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि सभी पार्टीज़ को कहा था कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, और सभी पार्टीज़ ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर पेगासस वाला मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा उछाला गया। फिर हमारी पार्लियामेंट जो हैं उसमें जो एमपीज़ होते हैं वो ऑफ कोर्स सारी चीज़ों के तो एक्सपर्ट्स हो ही नहीं सकते। तो पार्लियामेंट में एक ख़ास एक व्यवस्था है, इसको कहते हैं मल्टी पार्टीसन कमिटीज़ बैठाई जाती हैं। तो कमिटीज़ जो होती हैं उसमें अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर होते हैं, और वो किसी एक ख़ास टॉपिक को लेकर, किसी एक ख़ास बिल को लेकर उसके ऊपर एक थरो डिस्कशन करते हैं, उसको और ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 बिल जो इस मानसून सेशन में इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें से 15 बिल में से एक भी बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया। और जब आप डिसरप्शन क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने नहीं आएगी और छूट जाएगी। ये तो अच्छा है कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखते हैं, वरना लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव का एक वेकअप कॉल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पार्लियामेंट का जो फंक्शन है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसके जो सेशंस होते हैं, ये बहुत ही प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत ही
लॉजिकल होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। डिसरप्शन से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। डिबेट होनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन डिसरप्शन से कोई डेमोक्रेसी को तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। आई होप ये बात जो है ये बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी पार्टीज जो हैं वो जल्द से जल्द समझ जाए, ताकि हमारे देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। पाकिस्तान फ्यूचर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 14 अगस्त को यानी कि सैटरडे कल पाकिस्तान 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ या फिर हमारे देश के दो टुकड़े हुए, टेक्निकली 3 टुकड़े, एक टुकड़ा बांग्लादेश बना था, उस टाइम पर वो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो जब हमारे देश एक बड़े देश में से 2 देश बने, तो ये जो देश है पाकिस्तान, वो एक रिलीजियस आइडिया के ऊपर एक देश बनाया गया। और हमारा देश जो है वो हमने सिलेक्ट किया कि हम डेमोक्रेटिक सेक्युलर देश जो हैं ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहाँ पर हर एक मज़हब के लोग, हर एक बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो यहाँ पर रह सकें। लेकिन आज जब हम देखते हैं 75 ईयर्स के बाद पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली हम ये चीज़ तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ बिग फेलियर, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन बट बिकॉज वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जिन लोगों ने देश की भागडोल संभाली। पाकिस्तान का एक लंबे समय से यही फोकस था कि भारत को परेशान किया जाए, भारत को डिस्ट्रॉय किया जाए और कश्मीर जो है उसको पाकिस्तान में ऐड किया जाए। तो ये सारे एजेंडा और ये सारी नेगेटिविटी जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के लिए ही एक श्राप साबित हुई। मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड थी। एक वक्त था जब पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे सिंगर्स, क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो पाकिस्तान के बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई ख़ास अच्छी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से अच्छे टैलेंटेड स्किल्ड लोग जो हैं वो टॉप तक पहुंच सकें। तो ये उस देश का ही नुकसान है। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, तो उनके पास सिर्फ $7 बिलियन का फॉरेक्स था, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ 2 महीने तक चीज़ों को जो है वो इंपोर्ट कर सकता है। उसके बाद उनके पास कोई इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। उनके ऊपर जो कर्ज था वो $100 बिलियन से भी ज़्यादा था। और पाकिस्तान ने 22nd टाइम, ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, और दुनिया में आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान जैसा कोई देश होगा जिसने IMF के पास से 22 टाइम्स बेल आउट, यानी कि एक प्रकार की लोन ली है कि आप हमें बचा लीजिए, हमें पैसे दीजिए, वरना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो हमारे देश में हो जाएगी। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो, अगर हम एक साल की बात करें, जुलाई 2020 से मई 2021 की, तो 14% से भी ज़्यादा अच्छे ग्रोथ रेट से एक्सपांड हुई है। रेमिटेंस, यानी कि पाकिस्तान के लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं और वो जो पैसे वापस घर भेजते हैं, तो $29.4 बिलियन जो हैं वो एक साल में पाकिस्तान को मिले। लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में है, 11.1%, बहुत ज़्यादा महंगाई। और इसकी वजह से आम आदमी जो है उसका जीवन बहुत ही बिखर चुका है। बहुत ही, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं तो उनके लिए इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो एक गरीब जनता है, बहुत ही पुअर लोग वहाँ पर रहते हैं, और उनके लिए सर्वाइव करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल जैसा है। अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना यह है कि जो टोटल कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, उसका 27.4% जो है वो सिर्फ चाइना का है। यानी कि चाइना एक ऐसा देश है जिसने बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान को दिए हैं। और ये एक प्रैक्टिकल बात ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा आपको पैसे देता है, अगर आपने 100 रुपये किसी से उधार लिया और उसमें से 30 रुपये आपको किसी एक व्यक्ति ने दिए हैं, तो उस व्यक्ति के इनपुट्स, उस व्यक्ति के सजेशंस, उस व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि एक लंबे समय तक आपको इस व्यक्ति से पैसे
लेने पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है, या फिर अभी जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन तो ऐसी है कि लंबे समय तक आपको यही व्यक्ति पैसे देगा, तो आपके सर्वाइवल के लिए आपको कुछ गिव अप करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का गिव अप ये है कि वो चाइना का एक प्रकार से वसाल स्टेट बन चुका है, यानी कि एक कठपुतली की तरह बन चुका है। जो चाइना कहेगा वो पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो जस्ट इमेजिन के एक तरफ 75th इंडिपेंडेंस डे है और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आप कर्ज की वजह से कहीं ना कहीं चाइना के गुलाम बन चुके हैं। अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, तालिबान धड़ाधड़ एक के बाद एक सिटीज़ और अलग अलग रीजन को अपने कंट्रोल में लेकर आ रहा है, और तालिबान इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आईएसआई को भी तालिबान जो है वो जवाब नहीं देगा, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। वहाँ से ये भी हो सकता है कि वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में भी टेक ओवर करने की कोशिश करें, अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि अब यूएसए जो है वो भी धीरे धीरे पाकिस्तान से दूर जाता जा रहा है, और चाइना जो है वो भी अब कहीं ना कहीं ये जानने लगा है कि पाकिस्तान को जो वो मदद कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सांप को दूध पिलाने जैसी बात है कि कभी ना कभी आपको वो जो है वो बाइट कर ही लेगा। तो पाकिस्तान का एक ही सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर देखें तो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की पॉपुलेशन, और ख़ास करके वहाँ के यंगस्टर्स अगर रेवोल्यूशन करें, आई एम नॉट सेइंग कि एक वायलेंट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इन द सेंस अगर उनकी विचारधारा में एक बदलाव आया, जन चेतना वहाँ पर जन चेतना का सूर्योदय हो वहाँ पर, कि लोग एक बदलाव की डिमांड करें, और जब तक ये नहीं होगा, और इसी के साथ जब तक भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की हो ही नहीं सकती। आई एम नॉट सेइंग कि वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन भारत और ये दोनों के हित में है, भारत और पाकिस्तान दोनों के हित में है कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करें। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक भारत भी डेवलप नहीं हो पाएगा और पाकिस्तान भी नहीं हो पाएगा। आई इन द स्काई, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो या फिर ISRO, इसने एक कोशिश की कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में GSLV F10 की मदद से वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन जो है वो फेल रहा, ये चीज़ हम नहीं कर पाए। पहले 2 स्टेजेस जो हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से चले, लेकिन थर्ड जो स्टेज था, जो क्रायोजेनिक इंजन को किक इन करने का, क्रायोजेनिक यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो क्रायोजेनिक स्टेज तो था, ये स्टेज जो है ये प्रॉपर काम नहीं कर पाया, और फिर जिस जगह पर जो इसका रास्ता था तो इस रास्ते से थोड़ा डिविएट हो गया, और फिर पता चला कि ये मिशन जो है वो टोटली फेल हो चुका है। एक्चुअली ये सैटेलाइट जो है वो हम लास्ट ईयर 5 मार्च 2020 को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से इसको कुछ घंटों के लिए शिफ्ट किया गया, और फाइनली इस मिशन को फिर कैंसिल किया गया था। सोचने वाली बात यह है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये रशियन डिज़ाइंड इंजन है, और भारत का जो GSLV Mark 3 रॉकेट है ये हमने इंडिजीनियसली हमारी टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है, लेकिन ये वाला जो इंजन है ये रशिया की डिज़ाइन है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या इस रशियन डिज़ाइन में कोई इश्यू है, क्या इसमें कोई फॉल्ट है, और ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक लंबे समय से हमने कोई फेलियर जो है वो फेस नहीं किया था, और ये फेलियर हमें देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय भी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पाइपलाइन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आदित्य L1, ये एक सन वॉचर सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे। फिर गगनयान मिशन है जिसमें हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं। तो इसके लिए ये GSLV का परफॉर्म करना जो है ये बहुत ही एक परफॉर्म करना और फ्लॉलेस परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बात बताई गई है कि अभी एक लंबे टाइम तक या फिर कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों तक एग्जैक्टली क्या हुआ था इसके बारे में हमें प्रॉपरली पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसरो सारी चीज़ों को ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेट करेगा।
लेकिन उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में भी इसरो को रखनी चाहिए, ताकि इंटरेस्टेड सिटीजन्स जो हैं उनको भी पता चले, और हो सकता है कि इंटरेस्टेड सिटीजन्स जो हैं उनसे आपको कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू भी मिले। तो लेट्स होप कि इसरो जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखेगा। गेट वीटो पावर और बिड एडियो टू यूनाइटेड नेशंस, पायोनियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जब से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक अगर हम ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। 1999 में कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है कोफी अन्नान। तो कोफी अन्नान जो हैं ये भारत की यात्रा पर आए, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मिले और वो ये कह रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा, ये सारी बातें। ये बेसिकली कोफी अन्नान जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो वो ये सलाह देने के लिए आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस टाइम पर कह दिया कि आप इस चीज़ में दखल अंदाजी मत दीजिए, यू कैन गो बैक टू योर होम, हमें जो सही लगेगा वही हम करेंगे। शब्द ऐसे नहीं थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो दुनिया के बहुत सारी जगहों पर युद्ध चल भी रहे हैं, डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुई है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ों को यूनाइटेड नेशंस रोक पाया है? The answer is no। और सिर्फ यहाँ पर नो से सेटल नहीं होना है। I'll give you many examples as well। यूनाइटेड नेशंस में कुछ 1 लाख लोग जितने 1 लाख जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इसमें कुछ सीनियर मोस्ट भी हैं और जूनियर मोस्ट भी इस 1 लाख में आ गए। एक व्यक्ति के पीछे एवरेज आप देखें तो एक साल में $50,000 का खर्च होता है, यानी कि एन्युअली सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 5,000 मिलियन का खर्च जो है वो हर साल यूनाइटेड नेशंस करता है। और इसके अलावा, ये तो सिर्फ लोगों की बात है, एम्प्लॉयज़ की बात है, इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के हैं। अमेरिका के एक कॉलमनिस्ट थे चार्ल्स क्राउथहैमर ने ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं ये करप्ट इम्पोस्टर हैं, अनडिजर्विंग ऑफ एनी अमेरिकन सपोर्ट। अमेरिका को एक भी रुपया जो है वो, एक भी डॉलर, एक भी सेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक करप्ट इम्पोस्टर है। सम अदर्स हैव इवन मोर pejoratively called it the useless non-existent organization, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म कई लोगों ने ये कहा कि इट इज़ यूजलेस नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर चेक रिपब्लिक जो हैं उसके प्रेसिडेंट वैक्लाव हेवल ने एक आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स में 2009 में कहा था कि जब वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर्स उस टाइम पर कौन कौन से देश थे पता है? सूडान, जिम्बाब्वे, चाइना, सऊदी अरेबिया। अब ये सारे देशों के अंदर खुद ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसे देशों को आपने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बनाकर रखा है। दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग, इजंट इट? भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हमने UN के कुछ 44 मिशंस के लिए 2 लाख जितने सिपाही, पीस कीपर्स जो हैं वो भेजे हैं। और सबसे ज़्यादा UN पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा प्राणों की आहुति अगर किसी ने दी है तो वो भारत के लोगों ने दी है, भारत के पीस कीपर्स ने दी है। फिर एक ऐसा देश जो एग्रेसिव है, जो डेमोक्रेटिक देश नहीं है, ऐसे देश ने एक डेमोक्रेटिक देश यानी कि हमारे देश भारत के ऊपर जब चाइना ने 1962 में अटैक किया, उस टाइम पर UN जो है वो चुप रहा, कुछ भी UN ने नहीं कहा। और चाइना जो एक डिक्टेटोरियल देश है, जो एक कम्युनिस्ट देश है, ऐसे देश को एक परमानेंट सीट दी गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और इसके पास वीटो पावर है। और भारत जैसा देश जो एक डेमोक्रेटिक देश है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है।
1948 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो जब कोरियन युद्ध हुआ, कोरियन वॉर हुआ, उस टाइम पर भी यूनाइटेड नेशन जो है वो चुप बैठा था, कुछ भी नहीं किया। वियतनाम के ऊपर जब यूएसए बॉम्ब गिरा रहा था, उस टाइम पर भी यूएन जो है वो चुप रहा। जब इंग्लैंड और फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर सुएज कैनाल को कैप्चर किया, इजिप्ट के ऊपर अटैक किया, उस टाइम पर भी यूएन जो है वो चुप बैठा। बात है 1956 की, जब सोवियत यूनियन ने हंगेरी के ऊपर इन्वेजन किया, उस टाइम पर भी यूएन जो है वो चुप रहा। जब चाइना ने 1959 में तिब्बत को एबडक्ट कर लिया, वहाँ पर मर्डर्स हो रहे थे, रेप्स हो रहे थे, उस टाइम पर भी यूएन ने कुछ नहीं किया। सोवियत टैंक्स जब चेकोस्लोवाकिया में प्राग स्प्रिंग नाम का जो इंसिडेंट है, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत टैंक्स खुलेआम चल रही थी 1968 में, उस टाइम पर भी यूएन ने कुछ नहीं कहा। तो इस आर्टिकल में ये आर्ग्यूमेंट दी गई है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को क्लियरली बता दे कि हमें एक परमानेंट सीट दे दीजिए यूएनएससी में वीटो पावर के साथ, और अगर ये चीज़ हमें नहीं मिलती है तो फिर भारत को यूनाइटेड नेशन से ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वक्त, पैसे और ऑनर देने में भारत का कोई फ़ायदा या फिर दुनिया का कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं है। न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी काफ़ी, खास करके महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी काफ़ी प्रशंसा की कि कोरोना के टाइम पर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्होंने देश के लोगों की काफ़ी मदद करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने ओपोजिशन से ये कहा है कि आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि राज्यसभा में आपके एमपीज़ जो हैं उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी अनरूली रहा। 52 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस हमारे देश में अभी तक दिए गए हैं। इंटरनेशनल यूथ डे के दिन पर मनसुख मांडविया साहब ने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया HIV, TB और ब्लड डोनेशन का। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। एंड कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आज का प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। PDF को डाउनलोड करने के बाद प्रश्न को और न्यूज़ आइटम्स को एक बार आराम से देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अगर पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर जो है ये वर्थ इट है, आपको मज़ा भी आता है, नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। And that's everything from my side. I'll see you tomorrow early morning. Till then, enjoy your studies. आपका दिन अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामना. God bless you all. जय हिंद.